सो हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि एक ऐसे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाला हूं जो शायद आजाद भारत का सबसे बर्निंग टॉपिक है। ठीक है, और आपकी तैयारी में आपको काफी हेल्प करेगा। आज हम समझेंगे द ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया। भारत के अंदर कास्ट कहां से बनी, कैसे बनी, उनका ओरिजिन दरअसल कहां से हुआ, और क्या हम जिन वर्णों के साथ उसको जोड़ करके देखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, क्या उनके साथ कितना संबंध है, कितना वो सही है, कितना वो सार्थक है, ये सब चीजें आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा कॉन्सेप्ट आज का कास्ट सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, भारत के अंदर कास्ट सिस्टम, सब जानते हैं कास्ट मीन्स जाति से मेरा मतलब है, और जाति से मेरा मतलब वो तमाम जातियां जो आज की डेट में आप देखते हैं, किसी न किसी जाति से आपका भी संबंध है, किसी न किसी जाति से मैं भी कनेक्टेड हूं, ये सब हमारी जातियां हैं। तो दरअसल इनकी शुरुआत कब से हुई और किन कारणों से इनकी शुरुआत करनी पड़ी और कहां से ये निकल करके आती हैं, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। और आज के टॉपिक को पढ़ने का जो पर्सपेक्टिव है वो हमारा जरा अपर कास्ट की तरफ कम है और जो लोअर कास्ट है उनकी तरफ ज्यादा है, माने शूद्र जिसको हम कहते हैं। आप समझेंगे वो कितना कनेक्ट है इन लोअर कास्ट के साथ। ये आज का हमारा पर्सपेक्टिव रहने वाला आज की क्लास को अटेंड करने का। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि वर्ण और कास्ट, ये दोनों चीजें ना आपस में काफी कुछ कनेक्ट करी जाती है। भीमराव अंबेडकर का नाम तो आपने सुना ही होगा। उनने बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से डिफाइन करा है कास्ट सिस्टम को इंडिया के अंदर, और उन्होंने प्रिविलेज जो कास्ट है उनका और जो लोअर कास्ट है उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसको भी काफी स्टडी किया, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, और वो तमाम चीजें आज हमारे सामने हैं। लेकिन सवाल उतना ही गंभीर है कि क्या शुरुआत से ही इसी तरीके से पैटर्न था, इसी पैटर्न पर हमारा समाज काम करता था, या उस समय जाति प्रथा जो है वो कुछ अलग थी या कुछ अलग ही माहौल होता था। वो सब चीजें आज की वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले वर्ण की अगर मैं बात करूं तो 4 वर्णों में हमारे समाज को जो है वो बांट रखा था। ठीक है, और ये जो वर्ण व्यवस्था है ये अक्सर आपको कहां से देखने को मिलेगी, ऋग्वेद जो टाइम है ना, ऋग्वेद का जो टाइम है उस टाइम से ही ये वर्ण व्यवस्था हमारे समाज में बनी हुई है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं वर्ण ओरिजिनेटेड इन ऋग्वैदिक टाइम पीरियड तो मेरा कहना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि तभी से ये व्यवस्था समाज में देखने को मिलती है। अब इस व्यवस्था में कुल मिलाकर के समाज को 4 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया था। सबसे ऊपर थे ब्राह्मण, ठीक है, दूसरे नंबर पे थे क्षत्रिय, तीसरे नंबर पे होते थे वैश्य, और 4th नंबर पे होते थे शूद्र। कैटेगरी जो डिवाइड थी वो दरअसल कर्म के आधार पर डिवाइड थी। कर्म से मेरा मतलब है उनके जो भी वो काम करते थे उस काम की टाइप क्या थी, उस काम की इंटेंसिटी क्या थी, उसके हिसाब से। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई बहुत ज्यादा करता है, ठीक है, और पढ़ाई करने का जिनके ऊपर जिम्मा है वो लोगों को बना दिया गया ब्राह्मण, माने उन लोगों की जो वर्ण है वो डिफाइन कर दिया कि ये ब्राह्मण है, ये पढ़ेंगे लिखेंगे, मंदिरों में पूजा पाठ करेंगे, तमाम कर्म कांड करेंगे, शिक्षा के ऊपर इनका अधिकार है, ये लोग ब्राह्मण कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। जो लोग पॉलिटिकली एस्टेब्लिश हो गए, राजनीति में चले गए, जो राजा बन गए, जो सोल्जर्स बन गए, जो किसी ब्रेव एक्ट में चले गए, उन लोगों को क्षत्रिय जो है वो बोला गया वर्ण व्यवस्था के हिसाब से। जो लोग व्यापार संबंधित काम करने लगे, बिजनेस में चले गए, दुकान कर ली, ये सब चीजें जिन्होंने कर ली, उन सबको वैश्य जो है वो कहा गया। आज भी जो बनिया समाज हमारा है उसको वैश्य समाज के नाम से भी जानते हैं। जो जितने भी दुकानदार शहरों में आप देखेंगे उसको वैश्य समाज के नाम से वो लोग अपने आप को रिकॉग्नाइज कराते हैं। शूद्र उन लोगों को बोला गया जिन लोगों के काम क्या है, बहुत छोटे लेवल के काम है। और ये जो वर्ण व्यवस्था हम पढ़ रहे हैं ये दरअसल इस मेनली, अगर इस पूरे मैप में, दुनिया भर के मैप में आपको बताऊं तो ये मेनली हमारे इंडिया में ही है। ठीक है, आप साउथ अफ्रीका में जाओगे, आप साउथ अमेरिका में जाओगे, कनाडा में जाओगे, वहां आपको ऐसी वर्ण व्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी। ये मेनली अपना जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पर ही ये वर्ण व्यवस्था देखने को मिली। तो जिन लोगों के छोटे काम है, झाड़ू मारने का काम है, नाली साफ करने का काम था, ये तमाम काम जिनके उस जमाने में, उसके हिसाब से इन लोगों को शूद्र बोला गया। अब यहीं से कुछ लोग सोचेंगे फिर तो कास्ट ही 4 होनी चाहिए थी, इतनी सारी जातियां फिर कहां से निकल करके आई हैं। तो ये भी एक
जो है वो बड़ा गंभीर सवाल है। बट द पॉइंट इज गाइस कि जो ऑक्यूपेशन है ना, ऑक्यूपेशन देखिए ये तो है कर्म कि भाई इनका कर्म पढ़ाई का है, इनका राजनीति रक्षा का कर्म है, इनका व्यापार का कर्म है, इनका छोटे काम करने का कर्म है। तो ये 4 वर्ड डिफाइन हो गए। अब बात आती है प्रॉपर ऑक्यूपेशन की। प्रॉपर ऑक्यूपेशन से मेरा मतलब ये है कि देखो इनका तो फिर भी काफी हद तक आप आज की डेट में देखते हैं तो ब्राह्मणों में तो मोस्टली ब्राह्मण ही होते हैं ना, और वैश्य समाज में भी कोई बहुत ज्यादा जातियां नहीं है। अगर आप इस वर्ग को जाकर के देखेंगे, व्यापारी वर्ग को, तो कम ही जातियां, वो बात अलग है। आज चूंकि समाज खुल गया है, ठीक है, अंग्रेजों के बाद से, तो दुकान आपको किसी भी जाति का इंसान जो है वो दुकान पर बैठा मिल सकता है। फिर भी अगर आप प्रॉपरली जाकर के देखेंगे वैश्य समाज के अंदर तो ज्यादा जातियां नहीं है। सबसे अधिक जो डिफाइन हुई है जातियां वो हुई है शूद्र समाज के अंदर, माने जो लोअर तबका था हमारे समाज का, उनके अंदर सबसे ज्यादा जातियां जो है वो डिफाइन हुई है। असल में नियम क्या था कि भाई ऑक्यूपेशन जो है वो वर्ण डिसाइड नहीं कर पा रहा था। ऑक्यूपेशन के लिए जरूरत पड़ी कास्ट सिस्टम की कि भाई काम तो शूद्रों के बहुत ज्यादा है, कौन सा काम कौन सी पर्टिकुलर ग्रुप के लोग करेंगे, किस ग्रुप का इंसान झाड़ू ही मारेगा, किस ग्रुप का इंसान लोहे का काम करेगा, किस ग्रुप का इंसान चमड़े का काम करेगा, ये सारी जो चीजें हैं ये दरअसल कास्ट सिस्टम ही डिफाइन करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि ये चीजें ऑक्यूपेशन डिसाइड नहीं कर रही है, ये बात आपको नोट कर लेनी है। कास्ट डिफाइन करेगा असल में कौन जो है वो लोहे का काम करेगा, कौन चमड़े का काम करेगा, कौन मोची बनेगा, कौन धोबी बनेगा, ये तमाम चीजें जो है वो समाज में बताई किसने, कास्ट सिस्टम ने बताई। अब इसके थोड़े फीचर्स को एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि कास्ट सिस्टम के फीचर क्या रहे। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि समाज को 4 वर्गों में जो है बांट दिया गया कर्म के हिसाब से। कर्म एक लार्ज डेफिनेशन होती है गाइस। काम जो हम करते हैं, ऑक्यूपेशन जो हमारा रोजगार है, वो एक अलग चीज है, और हमारा कर्म जो है वो एक लार्ज स्केल पर जो है वो देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि हर ब्राह्मण केवल जो है वेद शास्त्र ही पढ़ेगा, नहीं, वो उससे जुड़ा कोई और भी काम कर सकता है। तो दैट इज ऑक्यूपेशन जो वो कर रहा है अपनी आजीविका चलाने के लिए। लेकिन ऑल एंड ऑल अगर देखा जाएगा तो उसका काम हमेशा पॉश रहेगा। पॉश का साफ सुथरा काम रहेगा, मंदिर में बैठेगा या फिर पूजा पाठ करेगा या कहीं पे पढ़ाएगा। ये जो चीजें हैं ये कर्म है। तो आगे बढ़ते हैं, तो डिस्कस करते हैं कि क्या है कैटेगरीज जो है वो कास्ट सिस्टम की। ठीक है, चलिए फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम्स, अगला हमारा पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम। तो इसके बिना तो आपको कास्ट को समझने में ही बड़ी दिक्कत जो है वो होगी। तो सबसे पहला जो फीचर है गाइस, दैट इज क्लोज्ड मेंबरशिप। पहला फीचर क्या है? क्लोज्ड मेंबरशिप। शायद इतना जो है वो पढ़ करके आपको समझ में नहीं आया होगा। तो क्लोज्ड मेंबरशिप का मतलब होता है जो आप जिस जाति में हो आप उसी जाति में रह सकते हो। मींस के आपका रिश्ता क्लोज रिश्ता है, आपको उस जाति की मेंबरशिप मिल चुकी है, और मेंबरशिप भी कैसी है? क्लोज्ड मेंबरशिप है। माने यू कैन नॉट चेंज योर कास्ट। इसका मोटा मोटी अर्थ क्या है? कास्ट कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, आप चाहे कुछ भी करो, आपकी जाति जो है वो बदली नहीं हो सकती। अगर मेरी कोई जाति है तो मैं उस जाति को कल के कल कहूं कि मैं कल से इस जाति में चला गया, ऐसा नहीं हो सकता। आप अपना रिलीजन चेंज कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर स्वायत्तता दी गई है, लेकिन आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जाति बदलने की स्वायत्तता नहीं है कि आज मैं ब्राह्मण हूं, कल मैं चाहता हूं कि मेरी ये जाति बन जाए, ऐसा नहीं हो सकती। ठीक है, अगला पॉइंट इसके अंदर आता है डिफरेंट पनिशमेंट। कास्ट सिस्टम का बहुत बड़ा फीचर था डिफरेंट पनिशमेंट। बाबा साहेब बताते हैं कि कैसे मनुस्मृति के हिसाब से अगर देखा जाए, उस जमाने के हिसाब से देखा जाए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पनिशमेंट थी कास्ट के हिसाब से। मतलब कि अगर कोई शूद्र समाज का व्यक्ति किसी ब्राह्मण समाज की किसी महिला के साथ अडल्ट्री करता है तो उसका दंड अलग है किस इंसान के कंपैरिजन में अगर वही अडल्ट्री किसी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति ने किसी लोअर कास्ट के इंसान के साथ करी होती, उसका दंड अलग है। मतलब अगर लोअर समाज का व्यक्ति किसी अपर कास्ट के व्यक्ति के साथ कोई बुरा व्यवहार करता है, कोई गलत घिनौना काम करता है, तो उसको सजाए मौत या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट जो है वो मिलती थी। तो ये जो डिफरेंस है ये भी कास्ट सिस्टम की एक बहुत बड़ी, आप इसको फीचर कह सकते हैं। अगला पॉइंट आता है गाइस, रिजिड डिवीजन ऑफ लेबर।
ये एक मेन चीज जो मैं बताना आपको चाह रहा था, रिजिड डिवीजन ऑफ लेबर, माने काम को प्रॉपरली डिफाइन जो है वो करता है कास्ट सिस्टम। अभी मैंने आपको बताया था शूद्र तो वो सब काम करने वाले हो गए, तो कर्म होगा, जिनका कर्म छोटा उस जमाने के हिसाब से, वैसे कर्म कोई छोटा बड़ा नहीं होता है लेकिन समय के हिसाब से बता रहा हूं, जिनका कर्म थोड़ा सा छोटा है उनको शूद्र बोल दिया गया। अब छोटे कर्म में भी तो बहुत सारे कर्म थे। अब वो जो डिवीजन है वो कास्ट का एक बड़ा फीचर है, इसीलिए कास्ट की बहुत इंपोर्टेंस जो है बन करके चली कि अलग अलग इंसान क्या काम करेंगे, लेबर कौन किस तरह की करेगा, ये डिफाइन किसमें हुआ, दैट इज कास्ट सिस्टम की एक फीचर है, कास्ट सिस्टम ने ही हमें बताया। उसके बाद आता है ईटिंग प्रैक्टिस। अगला पॉइंट हमारा क्या आता है गाइस, ईटिंग प्रैक्टिस से मेरा मतलब होता है खान पान की भी बहुत पाबंदियां होती थी उस जमाने में। माने जैसे ब्राह्मणों के लिए मांस मदिरा का सेवन वर्जित था, माने वो नहीं खा सकते थे। ऐसे ही अगर किसी शूद्र समाज का व्यक्ति किसी अपने से ऊंची जाति को अगर जाकर के वो पानी पिला दे या उसके हाथ से कुछ लेना देना कर ले, टच हो जाए, तो ऐसा मानते थे कि वो ब्राह्मण जो है वो जाएगा, पहले स्नान करेगा, घर में गंगा जल की छींटे मारेगा, तब जाकर के शुद्धिकरण होगा। तो इस लेवल की। अब हम जब ये चीजें पढ़ ही रहे हैं तो यहां से शूद्र समाज के नीचे भी एक चीज निकल करके आती है, दैट इज अनटचेबल, जो हमारा अगला पॉइंट भी होने वाला है इसके बाद, दैट इज अनटचेबल। तो ईटिंग प्रैक्टिस तो हो गई हमारी कि हर समाज के लोग अलग अलग तरह के भोजन करेंगे, उनके लिए तमाम चीजें जो है वो अलाउड थी कि ये खा सकते हैं, वो ये खा सकते हैं, उनके लिए ये चीजें अलाउड नहीं है। अब जब अनटचेबल कौन थे, एक तो शूद्र है, एक पांचवा भी वर्ण था जिसको किसी किताब पुस्तक में डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको छूना, जो मैंने भी आपको बताया कि किसी ऐसे इंसान से कोई खाना ले लिया तो फिर उसको अनटचेबल अगर वो है तो फिर उससे खाना लेंगे नहीं, और अगर छू लिया तो अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। क्लास 12th को अगर आपने इंग्लिश को स्टडी किया होगा तो क्लास 12th के अंदर आपने देखा होगा बामा का एक कैरेक्टर है, उसके अंदर वो बताती है कि कैसे उनकी गली के एक व्यक्ति जो है वो जब दूसरी गली में उन्होंने देखा किसी लैंडलॉर्ड के यहाँ जाते हुए, तो खाने का जो पैकेट था उस स्ट्रिंग से उसको पकड़ रखा था, माने डायरेक्टली टच में नहीं था, क्योंकि अनटचेबल्स उन लोगों को बोला गया। तो अनटचेबल्स की कोई गिनती नहीं थी समाज में, उनको एक साइड कर दिया गया था कि ये अछूत हैं, कि भाई इनको अगर छुएंगे तो सब अशुद्ध हो जाएंगे, तो वो उस लेवल पे आते थे। तो अगला हमारा जो पॉइंट आता है वो इसी अनटचेबल्स के ऊपर है, क्योंकि आज भी अगर आप कास्ट सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे तो जाति का जो प्रभाव है वो आज भी अपर कास्ट पर उतना नहीं है। माने कभी भी अगर समाज में कोई भेदभाव हो पाया या कभी कुछ हुआ तो उसका जो असर है वो अपर कास्ट पर नहीं पड़ा। ब्राह्मण कभी शिकायत करके आपको नहीं मिलेंगे कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है, या आपको कोई और जाति के लोग भी कभी शिकायत करते मिलेंगे कि हमारे साथ कुछ बहुत बड़ा भेदभाव हुआ देश के अंदर। अधिकतर जो शिकायत आती है या जिनका एक्सप्लॉयटेशन होता है वो कौन है, अनटचेबल्स। तो अगला हमारा जो पॉइंट है गाइस, दैट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अनटचेबल्स। माने ऐसे लोग जिनको छूना ही जो है वो गलत समझा गया, उनको एक्सप्लॉयट किया गया हमारे देश के अंदर। इस बात से ना मैं मुकर सकता हूं और ना मेरे जो व्यूअर्स है वो मुकर सकते हैं, या फिर जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी शायद इस चीज से मुकर नहीं सकता है। अब जब आजाद भारत में आज हम खड़े हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट 135 है गाइस, वो क्या कहता है, सॉरी 1935, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या कहता है कि दीज कास्ट आर अनटचेबल्स, दीज कास्ट आर नोन एज शेड्यूल कास्ट। ये वर्ड आपने सुना होगा, एससी। जी आपकी क्या जाति है, हम एससी जाति से बिलोंग करते हैं। तो ऐसी जातियां जिनको अनटचेबल्स करार दे दिया गया, समाज में अस्पृश्यता के तौर पर उनको देखा गया, उनको हमारे कोर्ट ने, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट बनाया और उसके तहत उनको एससी बोला गया। महात्मा गांधी जी ने इन लोगों को हरिजन कहा, तो कई नाम इनको दिए गए। हरिजन माने, गांधी जी कहते थे कि भगवान के असली जो बाशिंदे हैं वो यही हैं, असली जो लोग हैं जो भगवान ने भेजे हैं धरती पर, जो सबसे बढ़िया उन्होंने माने, दैट इज हरिजन। और उसी को आप शेड्यूल कास्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये शेड्यूल कास्ट की कहानी है कि वो कब आई, ठीक है। तो आजादी के बाद हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1935 एक्ट नंबर में ये जाहिर कर दिया कि दीज कास्ट आर नोन एज शेड्यूल कास्ट, नाउ दे आर नोन अनटचेबल्स। अब वो अनटचेबल्स नहीं हैं, ठीक है, वो शेड्यूल कास्ट हैं। और इसके लिए कई बार कुछ जगहों पर देखा गया कि इसका बेनिफिट भी इन लोगों को दिया गया,
ठीक है, और बेनिफिट देने के लिए ही ये सब प्रावधान करे गए थे कि समाज में एक लंबे समय तक जो इंसान ने अनटचेबल होने का टैग सहन किया है, अब बारी है कि उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर जो है वो लाया जाए। उसके अंदर तमाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी ने अलग अलग प्रावधान कर रखे हैं। बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है उसमें भी तमाम प्रावधान है इन लोगों के लिए। खैर, तो ये तो था यहां तक की कहानी। अब सबसे अगला जो मेरा मेजर पॉइंट है दैट इज कि कब ऐसा हुआ समाज के अंदर कि कास्ट सिस्टम को चैलेंज मिलना कब से शुरू हुआ, क्योंकि सदियों से चलता आ रहा है। पहली बार कब कास्ट सिस्टम टूटने लगा, या लोगों ने इस बारे में चर्चा करी, या फिर जो लोअर कास्ट को समझ में आया कि हाँ हम भी कुछ हैं। तो ऐसा हुआ 18th 19th सेंचुरी के आसपास, जब ब्रिटिश राज हमारे देश में आता है गाइस। तो ब्रिटिश राज में क्या हुआ, सबसे बड़ा चैलेंज ब्रिटिश राज में आया वो कास्ट सिस्टम को लेकर ही आया। अंग्रेजों ने जाति को बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया, क्योंकि उनको यहां पे राज करना था, ऑब्वियस सी बात है। और उन्होंने जब पूरी दुनिया में राज किया है तो एक छोटी अवधारणा के चलते वो राज पूरी दुनिया में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि छोटी अवधारणा माने कास्ट जाति पाति की लड़ाई, ये छोटी अवधारणा है जो हम जिसको बहुत बड़ा मान के चलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम करप्ट पॉलिटिशियंस। तो इंडिया में अगर राज करना है तो, और पूरे दुनिया भर में उनका झंडा जो फहरा रहा था, उसके पीछे वजह छोटी सोच नहीं हो सकती थी, कदापि नहीं हो सकती थी। तो उन्होंने इसको लार्ज स्केल पे देखा और समाज के अंदर एटलीस्ट एक इक्वेलिटी जो है वो आनी स्टार्ट हुई अंग्रेजों के टाइम के, ब्रिटिश राज के बाद। उन्होंने जो लोअर कास्ट के लोग थे उनकी भी पार्टिसिपेशन बढ़ाई, उनको भी काम देने शुरू करे, कई सारे एवेन्यूज उनको जो है वो दिए गए। और उसके बाद फिर जो इक्वेलिटी का झंडा है वो थोड़ा थोड़ा बुलंद जो है वो होता चला गया। कई लोगों ने जाति प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई, कई लोगों ने इन कुरीतियों के खिलाफ, इन बीमारियों के खिलाफ, इन परेशानियों के खिलाफ जो है वो देश के अंदर आवाज उठाई। और बाद में अगर आप मॉडर्न टाइम को देखेंगे तो मॉडर्न जो लीगल सिस्टम है, मॉडर्न लीगल सिस्टम भी चैलेंज करता है कास्ट सिस्टम को। आज की हमारी जो कानून व्यवस्था है उसमें कास्ट सिस्टम के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो ये भी इसको चैलेंज करता है गाइस। और सबसे बड़ा चैलेंज जो आया जिससे अब धीरे धीरे चीजें एबोलिशमेंट की तरफ है, वो है हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। माने शिक्षा का जो सिस्टम है वो सबसे बड़ा चैलेंज है इस कास्ट सिस्टम के लिए, क्योंकि जब शिक्षा होती है तो ये सब चीजें धीरे धीरे कम होती जाती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि शिक्षा तो उस जमाने में भी थी जब ब्राह्मण शिक्षा कर लेते थे, लेकिन सवाल उतना ही गंभीर ये भी है गाइस कि उस समय पर शिक्षा का अधिकार कुछ लोगों के पास था कि यही लोग पढ़ पाएंगे। अब चूंकि सब लोग स्कूल जाते हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं उसमें से अलग अलग कास्ट कैटेगरी के लोग भी होंगे, अलग अलग जाति से बिलोंग करने वाले बच्चे भी होंगे, तो सीधी सी बात है कि अब उनके पास पूरा पूरा मौका है, वो आपके साथ कॉम्पीट कर सकते हैं, आपके साथ मुकाबला कर सकते हैं। और जब ये मुकाबला होता है तो ये सिस्टम अलाउ करता है ऐसे लोगों को भी ऊपर उठने में जिन लोगों को आज तक समझा गया था अनटचेबल्स। तो अब तो पूरी तरह से ये एबोलिश है, क्योंकि तमाम चीजें हैं जो इसके खिलाफ हैं। और आई होप कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। और इन सब का सार यही है कि बहुत लंबे समय तक कुछ लोगों ने यातनाएं झेली हैं, अब धीरे धीरे चीजें सही हो रही हैं। और ये था इतिहास पूरा कि कहां से अनटचेबिलिटी निकलती है। तो 4 वर्ण मैंने आपको बताया, तो 5वां ही था अनटचेबल्स का, जो इन 4 में डिफाइन नहीं था, ठीक है। तो दिस वाज द वीडियो अबाउट कास्ट सिस्टम। समझ में आई है तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसी तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।